एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो अभी तक एमजेसी में हम लोग पढ़े साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर और दूसरा जो पढ़े हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर आप लोग ये टॉपिक आप लोगों से छूट गया है तो ये टॉपिक प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाइए और पढ़िए। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू पढ़ेंगे साइकोलॉजी का। तो उसमें भी सबसे पहले हम लोग साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। तो जो मनोविज्ञान है वह वैसा शैक्षिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अनुभवों तथा व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और ये अध्ययन हम एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। और फिर मनोविज्ञान में बहुत सारे स्कूल्स की स्थापना हुई एक के बाद एक। सबसे पहले 1879 में संरचनावाद आया जो विलियम वुंट दिए थे कि मनोविज्ञान जो है वो चेतन और अनुभूति का विज्ञान है। फिर आया 1912 में कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का नहीं बल्कि व्यवहार का अध्ययन है। और उसी समय फिर 1890 में आया मनोविज्ञान जो है वो प्रकार्यवाद का विज्ञान है, प्रकार्यवाद का विचार आया जो विलियम जेम्स द्वारा दिया गया था। और फिर 19वीं शताब्दी के अंत और जो 20वीं शताब्दी का स्टार्टिंग है उस समय जो आया विचारधारा, जो स्कूल आया वो है साइको एनालिटिक, जिसकी स्थापना फ्रायड महोदय ने किए थे। तो जो जिस समय अमेरिका में व्यवहारवाद का स्थापना हो रहा था उसी समय यूरोप में मनोविश्लेषण स्कूल्स का स्थापना हुआ था। तो जो मनोविश्लेषण है वो उसकी व्याख्या के प्रतिपादन जो किए थे वो किए थे सिगमंड फ्रायड। तो मनोविश्लेषण स्कूल के अनुसार मानव का जो मानसिक जिंदगी है वो एक आइसबर्ग हिमशैल के तरह होता है, जिसका जो बड़ा भाग होता है वो पानी में डूबा रहता है। अगर हम आइसबर्ग देखेंगे समुद्र में तो उसका जो बड़ा सा भाग होता है वो समुद्र के अंदर पानी के अंदर डूबा रहता है और जो ऊपर जो छोटा सा भाग होता है वो दिखाई जो हमें देता है वो बहुत छोटा सा भाग दिखाई देता है। तो जो फ्रायड महोदय उनके अनुसार जो पानी के भीतर जो बहुत बड़ा सा भाग डूबा हुआ है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और जो हमारा छोटा भाग जो दिखाई दे रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो जो फ्रायड महोदय उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा, अनकॉन्शियस पर और ईड पर ज़्यादा फोर्स किए हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में जो इच्छाएं हैं वो हम अगर पूर्ति नहीं कर पाते तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दमित हो जाता है। अगर हम बचपन में कुछ हमारी यादें हैं या फिर हमारे साथ कुछ घटनाएं घटित हुई हैं तो वो सब हम मन से भूलते नहीं हैं, वो सब कुछ हम अपने मन में दमित कर देते हैं और समय आने पर वो अचेतन से अचेतन और अचेतन से चेतन में आ जाता है। मतलब अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में आता है, सबकॉन्शियस से हम कॉन्शियस में आता है, फिर हम कुछ रिएक्ट करते हैं। तो इन्होंने फ्रायड महोदय ने लैंगिक पे और आक्रामकता पे बहुत ज़्यादा बल दिया है, ईड पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो ये सब पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। लेकिन इनका फिर विरोध हुआ और इनका विरोध जो करे इनमें खुद इनकी ही बेटी जो थी नौ फ्रायडियन वादी करे, उसमें उनकी बेटी अन्ना फ्रायड आए, कारण हर्नी आए, फिर एरिक एरिक्सन आए और इन लोगों ने कहा कि सिर्फ आक्रामकता और लैंगिकता ईड ये सब से ही सिर्फ मन को नहीं हम लोग मान सकते, मन का विकास इसके ही थ्रू सिर्फ नहीं होता है। इसके लिए इन लोगों ने इनका विरोध किया और फिर नौ फ्रायडियनवाद का स्थापना किया जिसमें वो सामाजिकता और सांस्कृतिक पर भी बल दिए। तो अब चलिए हम लोग साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। जिस समय अमेरिका में व्यवहारवाद का बोलबाला था उस समय यूरोप में मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा खूब प्रचलित था। मतलब जिस समय अमेरिका में व्यवहारवाद आया था उसी समय 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के स्टार्ट में मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी का जो प्रचलित हुआ वो यूरोप में हुआ। यद्यपि मनोविश्लेषणात्मक अवधारणाएं प्रायोगिक अध्ययनों पर आधारित नहीं है, फिर भी इनका विचार काफ़ी ठोस तथा स्वरूप रोचक एवं विश्वसनीय लगता है।
फ्रायड व्यवहार की व्याख्या के लिए प्रतिपादित फ्रायड के इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता यह है कि मानव जो मनुष्य का व्यवहार होता है वो जन्मजात मूल प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित होता है तथा मूल प्रवृत्तियां प्रायः अचेतन स्वरूप की होती हैं। और फ्रायड का अचेतन प्रक्रमों से आशय विचारों आंसुओं एवं इच्छाओं से है जो व्यक्ति की चेतना सीमा न होते हुए भी उसके व्यवहार को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। मतलब अचेतन मन हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कई तरह से काम करता है। यह उन विचारों और भावनाओं और यादों को संग्रहित करता है जिनके बारे में हम सचेत रूप से नहीं सोच रहे होते, लेकिन जो हमारे व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो जैसे कि अपना डेली लाइफ में जैसे हम अपना आदत हुआ, सपना हुआ और कुछ अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं हुआ। अब हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होते, फिर ऑफिस के लिए जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं। अगर हम कुछ और भी करते रहते हैं लेकिन साथ साथ हम ये काम अपना डेली कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये हमारा आदत बन चुका है। फिर अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारा कार्य अधूरा हो चुका है। जैसे हम एक स्टोर मैनेजर हैं, किसी स्टोर को चला रहे हैं, लेकिन वो काम हमारा अच्छे तरह से स्टोर सुसज्जित नहीं हुआ है और स्टोर पे कोई लोग विजिट करने आने वाले हैं, तो क्या करेगा जो स्टोर का मैनेजर है? वो काम अपना दिन रात तो काम करके आया ओवर टाइम, लेकिन फिर भी वो काम अधूरा रह गया। वो सपना में अपने स्टोर को सुसज्जित करने लगेगा क्योंकि उसका जो काम अधूरा रह गया था उसके अनकॉन्शियस माइंड में चला गया था। और वो फिर जब ड्रीम करेगा, देखेगा, तो उसमें वो अपने स्टोर को सुसज्जित करने का कोशिश करेगा और ताकि वो उसका काम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके मन में अधूरा बात रह जाता है कि उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो और वैसे ही कुछ अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो डेली अगर हम कोई गली से जा रहे हैं लेकिन अचानक उस गली में बाढ़ आ गया या कुछ अप्रत्याशित घटना हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो जो बाइक से जा रहा है या कार से जा रहा है उसको ये बात पता है कि इस राइट गली में जाने पे ये खतरा है, लेकिन उसको लेफ्ट के तरफ से ही जाना है। वो गाड़ी चला के लेफ्ट के तरफ से जाने के लिए ही तैयार है, लेकिन उसका अनकॉन्शियस माइंड में है कि गाड़ी तो हमें हमेशा राइट तरफ से ले जाते हैं, तो उसका हैंड अपने आप गाड़ी उधर ही मूव कर जाएगा जो रास्ते से वो डेली जाता है। तो यही अचेतन मन हमारी दैनिक गतिविधियों, भावनाओं और यादों को संग्रहित करता है और हमारे व्यवहार को काफ़ी प्रभावित करता है। तो फ्रायड का चेतन प्रक्रमों से आशय विचारों, आंसुओं एवं इच्छाओं से है जो व्यक्ति की चेतना सीमा ना होते हुए भी उसके व्यवहार को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। फ्रायड का मत है कि मनुष्य की ऐसी इच्छाएं या भावनाएं जो प्रारंभ में दमित या दंडित कर दी जाती है, वे चेतना सीमा से निकलकर अचेतन में आ जाती है और वे समय समय पर व्यवहार को प्रभावित करते रहती है। इस प्रसंग में फ्रायड का आगे यह कहना है कि ऐसी अचेतन भावनाएं स्वप्नों, बातचीत, व्यवहार शैली, न्यूरोटिक अवस्था के लक्षणों के माध्यम से व्यक्त होते रहती है तथा इनके अतिरिक्त कलात्मक, साहित्यिक या वैज्ञानिक क्रियाओं जैसे सामाजिक अनुमोदन प्राप्त माध्यमों से इनकी अभिव्यक्ति होते रहती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि फ्रायड की यह धारणा रही है कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य या व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा है, वो देख रहा है कि उसके पापा और उसके चाचा में डेली लड़ाई हो रहा है, लेकिन वो अभी छोटा बच्चा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके मन में वो भावना, इच्छा दमित होते रहेगी कि अपने चाचा से बदला लेना है क्योंकि वो मेरे पापा के साथ लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, एक समय कुछ ऐसा उसके चाचा सिर्फ एग्रेसिव ही होंगे, कुछ बात पर गुस्सा भी होंगे, तो अपने चाचा को वो मारने पीटने लगेगा क्योंकि उसके बचपन से ही ये बात दमित हो गई है कि उसके चाचा खराब है, वो हिंसक है, वो लोगों को मारते डांटते रहते हैं। तो व्यक्ति के पास उसका कोई ऑप्शन, इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि फ्रायड की यह धारणा रही कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य या व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जैसा अभी बालक का उदाहरण दिए, और यह कारण कोई ना कोई अचेतन प्रेरक होता है।
तो व्यक्ति के पास उसका कोई औचित्यपूर्ण तर्क हो ऐसा नहीं है, अर्थात मानव व्यवहार के प्रति उनका दृष्टिकोण निषेधात्मक रहा है और सेक्स अट्रैक्शन और एग्रेशन को वे मनुष्य की मुख्य मूल प्रवृत्तियां मानते थे और यह भी मानते थे कि व्यक्ति इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत रहता है। चूंकि वे आक्रामकता को एक मुख्य मूल प्रवृत्ति मानते थे, अतः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य से शांतिपूर्ण व्यवहारों के प्रति निराशावादी विचार रखते थे, क्योंकि वो आक्रामकता पे ज़्यादा बल दिए थे। यद्यपि फ्रायड ने मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए एक मौलिक विचारधारा प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, परंतु अधिकांश आधुनिक तथा तत्कालीन मनोवैज्ञानिक फ्रायड के विचारों से असहमत रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के प्रति पूर्ण चेतना संभव है कि न हो, परंतु वे इस तर्क से सहमत नहीं है कि चेतन और अचेतन विचारों के बीच कोई सीमा रेखा खींची जा सकती है या उनमें कोई स्पष्ट अंतर प्राप्त किया जा सकता है। इस विचारधारा के बारे में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं कि फ्रायड की विचारधारा आत्मनिष्ठ अवधारणाओं पर आधारित है। फ्रायड की जो विचारधारा है वो आत्मनिष्ठ अवधारणा पर आधारित है और आत्मनिष्ठ अवधारणाओं का भौतिक मापन संभव नहीं है, क्योंकि जब वस्तुनिष्ठ रहता है उसी का मापन संभव होता है। आत्मनिष्ठ का तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो रहता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन रहता है, उसका मापन संभव नहीं हो, व्यक्ति खुद अपने आप में ही करता है, दूसरे लोग उसका मापन नहीं कर पाते हैं। आत्मनिष्ठ अवधारणाएं वैज्ञानिक नहीं हो सकती हैं। व्यक्ति के अधिकांश व्यवहार ज्ञात कारणों या वर्तमान कारणों से उत्पन्न होते हैं, जबकि फ्रायड ने इसके लिए अचेतन प्रेरकों को उत्तरदायी माना है। यह तर्क उचित नहीं है। फ्रायड का दृष्टिकोण अचेतन मानव व्यवहार के प्रति निषेधात्मक रहा है। यह भी उचित दृष्टिकोण नहीं है। चेतन एवं अचेतन के बीच सीमांकन संभव नहीं है, जबकि फ्रायड ने इन्हें पूर्णतः अलग अलग विशेषताओं से युक्त बताया है। यद्यपि फ्रायड की विचारधारा प्रारंभ से ही आलोचना का शिकार रही है, परंतु फिर भी वे मानव व्यवहार की व्याख्या में इसका आज भी उपयोग हो रहा है। आगे चलकर नौ फ्रायडियनवादी, जिसमें कार्ल हर्नी, फ्रायड महोदय की खुद उनकी ही बेटी अन्ना फ्रायड, एरिक एरिक्सन, बहुत सारे जो नौ फ्रायडियन, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए नौ फ्रायडियनवादी हुए, इन्होंने फ्रायड के इस थ्योरी को थोड़ा सा परिमार्जित किया। वो इन्हें व्यवहारिक और सांस्कृतिक रूप देने का भी प्रयास किया। तो अभी हम लोगों ने साइकोएनालिटिक थ्योरी पढ़ा, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, तो आप लोग इसे पढ़िए, समझिए और प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़िए, ताकि आप लोगों को, जैसे कि हमेशा बताते हैं, आप लोगों का एज अ फेयर कॉपी आप लोगों का नोट्स बनता रहे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़िए और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।